अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। फ़ैसला ये हुआ है कि माह रवां के आखिरी हफ्ते में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का इजलास होगा। इस इजलास की अहमियत जो है वो यूँ भी ज़्यादा है कि मौलाना फजल रहमान साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कायद जनाब आसिफ जरदारी साहब और मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं मुस्लिम लीग नून के जो कायद हैं उनसे गुफ्तगू की है और इस हवाले से तबादला ख्याल हुआ है। ये इजलास जो है देखना ये है कि ये पीपल्स पार्टी की वापसी का पीडीएम में ज़रिया बनता है या ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब पीडीएम का मुस्तकिल तौर पर हिस्सा नहीं रहेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वापसी जो है यकीनन इत्तेहाद के लिए तो बाइस तक़वियत है, लेकिन जिस तरीके से इस वक्त की सियासत हो रही है उसके अंदर मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के माबैन जो शिकवा और जवाब शिकवा चलता है दिखाई ये दे रहा है कि इस बात के इम्कानात जो हैं वो मादूम हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वापस पीडीएम के अंदर आएगी। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब की आसिफ जरदारी साहब के साथ गुफ्तगू के बाद ये बात कही जा रही है कि कुछ मामलात जो हैं वो यकीनन तय पाए हैं और उन मामलात के तय पाए जाने के बाद ही माह रवां के आखिरी हफ्ते में इजलास बुलाए जाने की नवीज जो है वो सुनाई गई है। अब इस इजलास में से एक और फैक्टर जो है वो ये है कि क्या इसमें से हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाजी तहरीक या इस्तीफ़ों वाला मामला या कुछ और आगे की तरफ बढ़ने का सिलसिला जो है वो निकल पाएगा या ये कि अपोजिशन इंतज़ार करेगी बजट का और एक तकनीकी लड़ाई लड़ने का पार्लिमान के अंदर। और क्या हुकूमत जो है उसके लिए भी ये एक इम्तिहान है कि बजट जो है वो मंजूर हो पाता है या नहीं। जो सूरत हाल है और जिस तरीके से कैरेट एंड स्टिक वाला खेल जो है पाकिस्तान की सियासत के अंदर जारी है, दिखाई ये देता है कि एक मर्तबा फिर कोई कैरेट सामने आएगी और बजट जो है वो निकल जाएगा और फिर स्टिक वाला सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा। मियाँ शहबाज शरीफ के हवाले से हुकूमत जो है उसने ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट चली गई है और लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले को कलअदम करने की इस्तदा की गई है जिसमें उन्हें बाहर जाने की इजाज़त दी गई थी। इसकी क्या कानूनी सूरत हाल होगी। दूसरी जानिब आज काबीना का इजलास जो हुआ है उसके अंदर इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से पेशरफ जो है उसकी बात की गई है और ज़ाहिर है हुकूमत के दो चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर अपोजिशन जो है उसको तहफ़्फ़ुज़ात हैं, एक वोटिंग बज़रिया इलेक्ट्रिक मशीन और दूसरा बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोटिंग का इख्तियार देना। बात सब करते हैं लेकिन इसके ऊपर वाज़ेह पॉलिसी जो है वो क्या है। बुनियादी तौर पर ये वो सूरत हाल है जिस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वसीम सज्जाद साहब, सीजन पॉलिटिशियन है, मुमताज़ कानूनदान है, साबिक चेयरमैन सेनेट रहे। हमारे साथ मौजूद हैं तारिक फजल चौधरी साहब, मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा हैं। हमारे साथ मौजूद हैं रमेश कुमार साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं और हमारे साथ मौजूद हैं शला रज़ा साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा है। रमेश साहब, मुझे पता है कि आप इस वक्त फ़्लाइट में हैं, आपने निकलना है, लिहाजा आपसे ज़रा जल्दी जल्दी दो एक सवाल कर लिए जाएं। पहली बात तो यह है कि पीडीएम का इजलास जो बुलाया जा रहा है, आप क्या समझते हैं कि हुकूमत जो है उसके लिए बजट भी ये इजलास और इजलास के नतीजे में हुकूमत के लिए इम्तिहान हो सकता है दो तरफ़ा? देखिए, पहली चीज तो ये कि नदीम भाई, यहाँ पे सियासत जो होती है वो मफादात की सियासत होती है। कभी भी पाकिस्तान के मफाद में सियासत नहीं होती है। हर बंदा अपनी मफाद में सियासत करता है, हर पॉलिटिकल पार्टी अपने मफाद में। तो मैं समझता हूँ पीडीएम क्योंकि एक गवर्नमेंट की काठी है और ये कितने भी आपस में एक मतलब राइट की पार्टी, एक लेफ्ट की पार्टी, एक सेंट्रल की पार्टी, ये कभी भी एक प्लेटफार्म पे इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। कोई हालात देख के बंदगली से निकल जाएगी और कोई फायदा लेके अपना और निकल जाएगी। दूसरी चीज, गवर्नमेंट आप इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर है, मुझे जो 2002 से लेके आज तक एक्सपीरियंस है, ये वाहिद प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान साहब जो कभी भी किसी प्रेशर टैक्टिक में नहीं आएगा। किसी किस्म का प्रेशर टैक्टिक इसके ऊपर असर नहीं करेगा। इस वक्त जो हालात है पाकिस्तान के अंदर, आपने देखा कि सऊदी के साथ, यूएई के साथ जो तहलकात जो बेहतर दोबारा हुए हैं, मैं समझता हूं इस वक्त पीटीआई की गवर्नमेंट का अपर एज है, इंटरनेशनल सपोर्ट भी इनको मौजूद है और आप देखेंगे फलस्तीन के हवाले से भी
शामन कुरैशी जिस तरीके से एग्रेसिवली जा रहे हैं और एक अच्छी तरीके से पॉलिटिक्स इस वक्त मुल्क के अंदर शुरू हो गई है। इसमें रमेश कुमार साहब ये फरमाइएगा कि आप क्या समझते हैं कि बजट इजलास जो है, बजट मंजूर कराना जो है, देखिए जहांगीर तरीन का भी फैक्टर है, ठीक है आपको मुख्तदर जगहों से सपोर्ट हासिल है, चीज़ें मैनेज हो जाती हैं, आपके लिए आसानी पैदा हो जाती है, लेकिन बजट इजलास जो है उसके अंदर आपको दिखाई देता है कि अपोजिशन जो है वो आपको आजमाइश में डाल सकती है, मुश्किल में डाल सकती है। बजट मैं देखिए, बजट सिंपल मेजॉरिटी से पास होती है और बजट के लिए कोई ये नहीं है अपोजिशन से हमारे वोट ज्यादा होने चाहिए, और मैं समझता हूँ वो इस वक्त भी है। और चाहे हमारे लोग हमारे साथ 100% सपोर्ट में खड़े होते हैं, चाहे अपोजिशन के लोग जो है वो पूरे इजलास में नहीं आते हैं, एट एनी कास्ट बजट के अंदर कोई रुकावट नहीं होगी, बजट अपने टाइम के ऊपर पास होगी। ये अब नहीं समझे कि आप जहांगीर तरीन को तो आप गिन रहे हैं कि जहांगीर तरीन साहब के कुछ लोग जो है वो नहीं आए, पहली बात तो वो भी 100% लोग आएंगे। दूसरी तरफ आप ये भी देखें कि जो एग्रेसिव जिस किस्म की पॉलिटिक्स चल रही है मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज में, वो भी अंदर जो MNAs है वो भी इस किस्म की पॉलिटिक्स नहीं चाहते हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि उनके लोग जो है वो असेंबली में हाजिर ही नहीं हो, वो कहें कि नहीं हम इस किस्म की जो है वो अच्छी चीजें हैं उनको हम सपोर्ट करना चाहेंगे, इस वजह से वो अपने आप को एब्सेंट कर दें। किसी भी सूरत में बजट के हवाले से, PDM के इजलास के हवाले से मैं गवर्नमेंट के ऊपर कोई प्रेशर नहीं देखता। मैं आता हूँ रमेश साहब। अच्छा, वसीम सज्जाद साहब ये फरमाइएगा, आप इलेक्शन कमीशन को रिविज़िट करने की बात करते रहे हैं, ये जो इंतखाबी इस्लाहात हैं इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक वोटिंग है, मैं चाहूँगा कि एक तो ये बताइए कि उस पर आपकी क्या राय है कानूनी पहलुओं को मद्देनज़र रखते हुए। बात यह है जी कि इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन के ज़रिए अगर आपने इजाज़त देनी है कि वोट दे दिए जाए, तो एक तो कानून में तरमीम की ज़रूरत होगी क्योंकि फ़िलहाल हमारा कानून इसकी इजाज़त नहीं देता। दूसरा ये है जी कि हमें इस किस्म की बड़ी बुनियादी एक तब्दीली करने से पहले ये सोचना चाहिए कि हमारे मुल्क में बेशतर लोग जो हैं वो अनपढ़ हैं और उनको वोट देने का एक टेक्निकल अगर तरीका आ गया तो वो उससे कैसे उसको निबुर्द आज़मा होंगे, क्या वो इस सिस्टम को समझ पाएंगे कि नहीं। तीसरा ये है कि ये जो इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन है, क्या इसमें कोई ऐसी खामियां हैं या ऐसी कोई चीज़ें हैं कि जो मैनिपुलेट हो सके, ये ख़दशात हैं। तो मेरे ख़्याल में इस बुनियादी तब्दीली लाने से पहले बहुत ज़रूरी है कि तमाम जो पार्टीज़ हैं उनको बुला के उनके सामने इसके बारे में तफसील से बात की जाए, और वो जो टेक्निकल लोग हैं उनके सामने उसकी डेमोन्स्ट्रेशन दी जाए। कोई बाहर के जो जहाँ पे ये वोटिंग मशीन्स का इस्तेमाल हो रहा है उसका तजर्बा देखें कि क्या क्या हो रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान में कुछ जगह पे इलेक्ट्रिक वोटिंग हो रही है। और अगर ये हो जाती है तो इसका फ़ायदा, एक तो ये फ़ायदा है कि काउंटिंग जल्दी हो जाती है क्योंकि साथ साथ काउंटिंग होती रहती है, लेकिन ये एक टेक्निकल चीज़ है। तो इसलिए मैं अपनी राय देने से पहले मैं समझता हूँ कि अभी कबल अज़ वक्त होगा कि जब तक पूरी चीज़ की समझ ना हो कि किस तरह होगा, मुश्किलात जो उसमें आती हैं, क्या क्या लोगों को मसाइल आए हैं, पहले बाहर ममालिक में क्या हैं, कैसे उसको उन्होंने हल किया है, उससे कबल इस पर कोई बात करना मुनासिब नहीं होगा। अच्छा, अब शैला रज़ा साहबा, आपसे मैंने 2 सवाल पूछने हैं। पहले तो ये इन दोनों के वाज़े जवाब आपसे चाहिए। एक तो ये फरमाइएगा कि क्या जो PDM का इजलास होने जा रहा है और जो मौलाना फजल रहमान साहब की आसिफ जरदारी साहब से गुफ्तगू हुई, आप समझती हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PDM में वापस जा रही है? देखिए, ये फ़ैसले जो है ना, ये जिस लेवल पे होने हैं मैं वहाँ एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन हर इंसान कुछ न कुछ एनालाइज करता है। मैं समझती हूँ कि बहुत मुश्किल तो होगा, और लेकिन कुछ और चीज़ें भी हैं जो डिस्कशन में आएंगी। मसलन बाय इलेक्शन में क्या होना चाहिए, और ये तो एक तो ये कि मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है। दूसरी बात ये है कि यकीनन दोबारा से इन मौज़ूआत पे बात होगी कि ये
जो इस्तीफे जैसी बातें हो गई थी बग़ैर डिस्कशन किए और एक ही तरफ से अनाउंसमेंट हो गई थी, बहुत कुछ जानते हुए भी कि इस तरह से नहीं हो सकेगा, पंजाब से के लोग इस्तीफे नहीं देंगे, लेकिन सख्त बयानबाजियाँ की गई थी। बाद में नवाज शरीफ का मौक़िफ़ आया मरियम साहिबा के थ्रू कि नहीं जी इस तरह हम नहीं गिरने देंगे गवर्नमेंट। तो हम भी यही कह रहे थे कि इस तरह इस्तीफे नहीं, दूसरा धरने के भी मसले पे बात होगी। तो बहुत मुश्किल मामलात हैं, क्योंकि जैसे हमने कहा था कि हम बाई इलेक्शन में और सेनेट में जाएंगे तो वाज़े फ़र्क नज़र आया था सोच में, लेकिन फिर उससे बहुत फ़ायदा हुआ। इसी तरह हमने कहा था कि इस्तीफे से और इस तरह से गवर्नमेंट नहीं गिरानी है, तो फिर हमें बुरा भला कहा गया, लेकिन बाद में फिर यही मौक़िफ़ पे सब आए। तो अगर ये बैठते भी हैं तो मैं समझती हूँ कि पीपल्स पार्टी कड़ी शराइत लाएगी। ठीक है, मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। हमें ज्वाइन किया है तारिक फजल चौधरी साहब ने, मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा है। तारिक फजल चौधरी साहब, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने शैला रज़ा साहबा से पूछा था कि चूँकि PDM का इजलास इस रवां महीने के आखिरी हफ्ते में बुलाने का फ़ैसला किया गया है और उससे कबल मौलाना फजल रहमान साहब की आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ साहब से बात हुई है, तो मेरा उनसे सवाल था कि क्या पीपल्स पार्टी PDM के अंदर वापस आ रही है, तो उन्होंने कहा मुश्किल है। आप क्या समझते हैं कि ये जो इजलास है इसके अंदर आपको इम्कानात दिखाई देते हैं मुस्लिम लीग नवाज़ के मौक़िफ़ को लेकर और पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ को लेकर, कि अभी भी गुंजाइश है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है PDM का हिस्सा बन जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया नदीम साहब। देखें, PDM को जो जिस सोच ने एक अमली शक्ल दी थी, अमली जामा पहनाया था, वो सोच ये थी कि इस नाअहल और नालायक हुकूमत को एक्सपोज करना, जिस तरीके से ये मुसल्लत किए गए, अवाम तक वो सारे अवामिल लेके आने और जल्द अज जल्द अवाम की जान छुड़ानी। ये हुकूमत जो एक अजाब की शक्ल में उनके ऊपर मुसल्लत हुई है और एक आम आदमी की ज़िंदगी जो है वो किस कदर तकलीफ दे है, ये इसके अगराज़ व मकासद कल भी थे और आज भी हैं। किसी भी जमात का या किसी भी लीडर का कोई ज़ाती मकसद जो है वो PDM के अंदर कार फरमान नहीं है। ये जो थोड़ा बैड टेस्ट डेवलप हुआ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, जो एक कहा गया खास तौर पे इस्तीफों के मामले पे कि जी अभी हम जरा उसके लिए तैयार नहीं हैं और अभी हम सोचेंगे, और बाद में कहा गया कि अभी इस्तीफे देने का मरला नहीं है, और बाकी जो 9 जमातें थी उनका ख्याल था कि इस्तीफे दे के लॉन्ग मार्च किया जाए। इसके ऊपर अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जो मरकजी लीडरशिप है PDM की वो बैठ जाए, बातचीत हो जाए, तो ये मामला शायद किसी खुशअस्लूबी से किसी तरफ चला जाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो बयानबाजी हुई और ख़ास तौर पर ये कहना जनाब के उससे पहले भी मैं ये बात कर चुका हूँ, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की तरफ से ये बात नहीं हुई थी, जब उन्होंने कहा जी कि पीपल्स पार्टी और ANP से माफ़ी मांगी जाए, मैं उससे पहले भी ये बात कह चुका हूँ कि जो आप उसे नोटिस कहें, आप उसे वजाहत कहें, उन्होंने फजल रहमान साहब ने बहैसियत सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से एक वजाहत मांगी कि आप बताएं कि आपने ये फलां चंद बातें जो हुई हैं, ये अगर हुई हैं तो ये हमारे उस एजेंडे की, हमारे उस लाइन एंड लेंथ की खिलाफ वर्जी है। आपने उसे शोकाज नोटिस का नाम दे दिया। शोकाज नोटिस तो सरकारी इदारों में अपने मातहत लोग उनको दिया जाता है, तो उसके बाद जो कहा गया मैं माफ़ी मांगे, मैं समझता हूँ ये बातें नहीं होनी चाहिए थी और इस कदर जो ये दूरियां ये नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन अभी भी जो सीनियर क़यादत है, ज़ाहिर है उन्होंने फैसला करना है। ठीक है। अच्छा तारिक फजल चौधरी साहब, अब आपसे मैं एक सवाल लेकर चल रहा हूं और वो सवाल ये है कि ज़रा ये तो वाज़ेह कीजिए कि हुकूमत जो है ज़ाहिर है इंतखाबी इस्लाहात पर तो बात करना चाहती है और उसके अंदर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, दूसरा बड़ा अहम नुक्ता उनका है कि उनको वोट का हक़ जो है वो दिया जाए। बहसियत पार्टी आपका मुझे इसका वाज़ेह जवाब चाहिए, प्रिंसिपल स्टैंड क्या है आपका कि क्या ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट डालने का हक़ मिलना चाहिए? देखिए, ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, उतने ही मुहब्बत वतन है जितना मैं और आप हैं, हम में से कोई भी है। लिहाजा उनकी पाकिस्तान के बारे में जो एक सोच है, जो उनकी एहसासात और जज्बात हैं,
उनकी बिल्कुल कदर है, और उसी तरह कदर है कि जैसे कि हर पाकिस्तानी के जज्बात की कदर है जो पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं। लेकिन जहाँ पे थोड़ा सा वजाहत की जरूरत है, जहाँ थोड़ा एक सिस्टम को बेहतर बनाने की जरूरत है, वो ये है कि आप ये देखें कि यहाँ पे पूरे पाकिस्तान में सिर्फ एक हल्के में इलेक्शन होता है, एक हल्के में। मैं 242 हल्के हैं टोटल कौमी असम्बली की अगर मैं बात करूं, 242 पे जब यकमुश्त इलेक्शन होता है तो उस वक्त क्या कैफियत होती है आप बेहतर जानते हैं। एक हल्के के अंदर इलेक्शन होता है और तमाम तार हुकूमती मशीनरी उस इलेक्शन की जो वोट है वो बाहिफाजत रिटर्निंग अफसर के दफ्तर नहीं पहुंचा सकती। बीच में धुंध आती है, लोग गायब हो जाते हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर गायब हो जाते हैं, पूरा पाकिस्तान एक अजीब टेंशन में चला जाता है कि यार ये क्या हो रहा है। तो अगर आप एक हल्के के वोट मैनेज नहीं कर पा रहे और ये अमल यहाँ पे आपने इस कदर यहाँ पे इसको आपने मुतनाज़ा बना दिया, तो आप जो है वो पूरी दुनिया में जो मुल्क हैं जहाँ पे पाकिस्तानी आबाद हैं उनकी वोट डलवानी है, कैसे डलवानी है, उस तरीके को आप साफ और शफाफ कैसे बना सकते हैं, कैसे बना। मैं तारिक फजल साहब आता हूँ इसमें। शैला रज़ा साहबा, आपकी पार्टी का क्या मौक़िफ़ है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक मिलना चाहिए? अब ये तारिक फजल साहब ने भी दरमियान में मामला रख दिया। अच्छा, ये देखें, ये आइनी एक तरीक़ा होगा कि जिसमें आइन में तरमीम की जाएगी और उसके बाद ये फ़ैसला होगा। और वोट के हक़ पे तो शायद काफ़ी दफ़ा पहले भी बात हो चुकी है, लेकिन बात फिर वही है कि मैं समझती हूँ कि इस पे काफ़ी लोग हैरान होंगे कि आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से निकलकर बैरून मुल्क जाकर किस तरह अपनी कैंपेन करेंगे, क्या तरीक़ा होगा। तो आइन में वाज़े तौर पे तब्दीली करनी होगी और उसकी सलाहियत हुकूमत में नहीं है। इसमें मुख्तलिफ आरा पार्टी के अंदर भी पाई जाती हैं, तो हर पार्टी को अपने आप खुद भी बैठकर इस पे बात करनी होगी कि उनकी पार्टी क्या राय देती है। दूसरे मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि देखिए, PDM जो है ना, उसको मैं ये समझती हूँ कि चेयरमैन बिलावल की कोशिशों से वो बनी और उसके बड़े वाज़े नुकात लिखे गए और उसका आखिरी जो जब उसके लाहे अमल पे बात हुई थी कि कैसे चलेगी, तो उसका आखिरी लाहे अमल यही था कि आइन के अंदर रहते हुए ऐवान में, ऐवान के बाहर जो है वो प्रोटेस्ट किया जाएगा और इस्तीफ़ों का ऑप्शन भी इस्तेमाल हो सकता है। तो जिस चीज़ को करने की सख्त नहीं थी नौ जमातों में, तो 2 जमातें जो मुख्तलिफ बातें देख रही थी इस्तीफ़ों के ऑप्शन के अलावा, तो बाकी 9 जमातों को कर देना चाहिए था। पंजाब में जो नून लीग का अपना एक स्ट्रेंथ है, ये सब ना उन्होंने लॉन्ग मार्च किया और ना ही किया। और मैं इस वक्त भी समझती हूँ कि सिंध तो एक साथ इस्तीफ़े दे देता, सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, लेकिन पंजाब में PMLN के पार्टी से इस्तीफ़े ना आते। और मैं शैला रज़ा साहब आता हूँ। हुकूमत जो मुतमईन है वो इसीलिए मुतमईन है कि चाहे पंजाब हो या नेशनल असेंबली में पंजाब की रिप्रेजेंटेशन हो, उनके बजट से लेके हर चीज़ में वो उनको सॉफ्ट कॉर्नर प्रोवाइड कर देते हैं। अच्छा, अब वसीम सजाद साहब, 2 सवाल हैं। पहला सवाल आपसे भी यही है कि दोनों पार्टियों का वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक़ मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। बहसीयत कानूनदान आप क्या समझते हैं कि इसमें क्या ये जो कबाहत नज़र आ रही है, बुनियादी तौर पर ये तो एक इंतज़ामी कबाहत है? जी, मेरे ख़्याल में जी उनको हक़ मिलना चाहिए। वो पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान से बेहद मोहब्बत करते हैं, उनको हमेशा तशवीश रहती है पाकिस्तान के हालात से, और उनकी रिमिटेंसेस से पाकिस्तान इतने अरसे से चल रहा है, लिहाजा उनका एक पाकिस्तान के अंदर स्टेक है और कोई वजह नहीं कि उनको हक़ ना दिया जाए। बहुत से ऐसे ममालिक हैं, मसलन अमरीका, उनके शहरी जहाँ भी होते हैं वो वहाँ पे वोट करते हैं। जब अमेरिकन के प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तो यहाँ एम्बेसी में उनके लोग वोट करते हैं। इस तरह दीगर जो ममालिक हैं उनका ओवरसीज़ जो लोग रहते हैं उनका वोटिंग का तरीका एक ऐसा है कि उनको इजाज़त मिल जाती है। जो इशू इसमें आएगा, मेरे ख़्याल में इनको वोट के हक़ के बारे में तो शायद कोई ज़्यादा तनाज़ा ना हो, और उनके आने से मेरे ख़्याल में एक और जो तब्दीली आएगी वो ये है कि ये पढ़े लिखे लोग हैं
और इनकी जो वोटिंग होगी वो इशू बेस्ड होगी, मेरिट पे होगी, बिरादरियों से हटके होगी। लिहाजा इनके वोटिंग से एक खासा अच्छा असर पड़ेगा पाकिस्तान की इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स पे। जो इशू है वो ये है कि पाकिस्तान का जो इलेक्ट्रल सिस्टम है वो कंस्टिट्यूंसी बेस्ड है, यानी जो MNA MP इलेक्ट होता है उसका एक हल्का होता है, वहाँ वोटिंग की जाती है। तो ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है ये कहाँ पे वोट करेंगे, यानी फ्री वोटिंग होगी, जहाँ मर्जी वोट मतलब इसके लिए एक तरीकाकार जो है तो उसका तय पाया जाना है कि उसका तरीका यही होगा मेरा, क्योंकि उधर तो मुतनासिब नुमाइंदगी वाला मामला है, तो यहाँ पे तो हल्का मुतनासिब की जरूरत नहीं। तरीका ये होगा कि जब उनको हक दिया जाए तो वो फिर किसी हल्के में अपने आप को रजिस्टर करें, यानी जहाँ मर्जी ये करें, क्योंकि अभी भी हक है कि किस शख्स की अगर कहीं पे जायदाद है, कुछ है, वहाँ रजिस्टर हो जाता है। तो इनको हक दे देना चाहिए कि भी वो जहाँ भी चाहें, जिस हल्के में चाहें, वहाँ पे रजिस्टर हो जाए। तो जब रजिस्टर हो जाएंगे तो फिर वहाँ पे जो एम्बेसी है या मतलब जो इंग्लिस्तान है, वहाँ पे 2-3 पोलिंग स्टेशन भी बन सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तानियों की कॉन्सनट्रेशन लंदन के अलावा बर्मिंघम या और दीगर इलाकों में भी है। इस तरह सऊदी अरब में जद्दा के अलावा मदीना वगैरह में भी है। तो सेंटर्स देख के वहाँ पे पोलिंग स्टेशन बन सकते हैं। तो जब रजिस्टर हो जाएंगे तो फिर वो जो वोट कास्ट होंगे उस हल्के में कास्ट होंगे, क्योंकि अभी तो ये वाज़ेह नहीं हो रहा कि क्या ये तो एक नया तनाज़ा खड़ा हो जाएगा। तनाज़ा नहीं, ये इसके बगैर हल नहीं होगा जी। हाँ। यानी या तो उनके लिए कि लहजा सीट बना दी जाए कि भाई वो पाकिस्तानी का MNA होगा या MPs होंगे और वो जहाँ भी वोट करेंगे। लेकिन पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है कंस्टिट्यूंसी बेस्ड जो है, तो उसमें उनको किसी हल्के में रजिस्टर होना पड़ेगा। मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है। एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है। मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। अच्छा, अब तारिक फजल चौधरी साहब ये फरमाइएगा कि क्या आप बड़ा PDM का वो सिलसिला शुरू हुआ था, फिर ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी चली गई, मामलात जो हैं वो ठंडे हो गए, अब आगे फिर आपने इजलास बुला लिया है। इस इजलास में से एहतजाज निकलेगा, तहरीक निकलेगी, या आप लोग इंतज़ार करेंगे बजट इस इजलास का, और आपको ये उम्मीद है कि अगर कैरेट एंड स्टिक वाला फार्मूला ना चला तो आप हुकूमत को इम्तिहान में डाल सकते हैं? नदीम साहब, अभी ये कहना कबल वक्त है। ये तो जो फैसला होगा PDM की सरबराही इजलास में ही, आइंदा की जो हिकमत अमली है वो क्या होगी, किस अंदाज से होगी। लेकिन PDM ने जो बेड़ा उठाया हुआ है, जो पहले मैं आपको बयान कर चुका हूँ, PDM अपने जो उनका एक आप ये कहें कि एक अवामी सफ़र है और अवाम के लिए है, किसी का कोई ज़ाती फ़ायदा मफाद नहीं है, उसे जारी और सारी पहले भी रखे हुए थी, आइंदा भी रखेगी। बाकी आप ये कहें कि PDM के पास, मैं इसको इस तरह कहूँगा कि हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल ऑप्शंस हैं, आईनी रास्ते हैं। हमने कोई बंदूक नहीं उठाई, ना उठानी है, कोई डंडे नहीं उठाए, ना उठाने हैं। पाकिस्तान को बंद नहीं करना, ना हमने पहले किया, ना करना है। तारिक फजल चौधरी साहब, यहाँ पे सवाल पैदा होता है, आपने कहा आईनी रास्ते हैं, वो आईनी रास्ते इख्तियार करने के लिए पीपल्स पार्टी कह रही थी, लेकिन आप इस्तीफों के मामले को लेकर नाराज हो गए। नहीं, देखिए ना, मैंने आपसे कहा कि PDM में शामिल जमातों में ये जो एक बैड टेस्ट डेवलप हुआ, मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो किया, बाकी जमातों का जो मौकफ था, वो सारा मीडिया पे आ चुका है। इससे पहले कई दफा मैंने कहा कि वो ना होता तो बेहतर होता। बाकी ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर ये उन्होंने ये कहा या कह रहे हैं कि कोई अदम एतमाद होना चाहिए मरकज में या पंजाब में, तो वो तो सब जमातों के पास एक ऑप्शन है। बात सिर्फ यही हो रही थी कि जनाब टाइमिंग है, पहले ये करें, वो करें, कौन सा अमल पहले हो, दूसरा बाद में हो, लॉन्ग मार्च हो। तो मैंने आपको अभी भी यही अर्ज किया है कि हमारे पास जो रास्ते खुले हैं वो आईनी रास्ते हैं, उन्हीं को अपनाया जाएगा। अवाम से पहले भी गए हैं, दोबारा अवाम से रब्ता करेंगे, अवाम के अंदर मौजूद हैं, अवाम की राय के मुताबिक ही चलेंगे। और आप यकीन करें कि जितना गम गुस्सा अवाम का इस हुकूमत के खिलाफ मैंने देखा है, मैंने अपनी सियासी तारीख में
कभी नहीं देखा कि लोग किसी हुकूमत से इतने नालाओं में आता हूँ। तारिक फजल चौधरी साहब, शैला रजा साहबा, आईनी रास्ते हैं, अगर मरकज़ में आपने कुछ करना है तो फिर पीपल्स पार्टी को शरीके सफ़र करना पड़ेगा। तो ऐसी सूरत हाल में जब अपोजिशन ही मुनक़सिम हो तो हुकूमत पे आप क्या दबाव डाल सकते हैं? बिलावल भुट्टो ज़रदारी कितनी तनकीद करते रहें, शहबाज शरीफ साहब कितनी तनकीद करते रहें, पार्लियामेंट के अंदर भी आपका हक़ है, पार्लियामेंट के बाहर भी आपका हक़ है, हुकूमत चलती रहेगी। हुकूमत को क्या दबाव महसूस होगा? काश आपको हुकूमत चलती हुई नज़र आती। हमें तो कोई उनकी पॉलिसी जो है किसी भी डिपार्टमेंट की वो नज़र नहीं आती। बात यह है कि बेशक पीडीएम में तमाम जमातें मुत्तहिद ना हो, और ये ज़रूरी भी नहीं है, और दुनिया में ऐसी हमें मिसालें मिलती भी नहीं है कि अपोजिशन पार्टीज़ जो हैं वो मुस्तकिल यूनाइट रहें। लेकिन हमने ये देखा कि चाहे कोविड वैक्सीन की कीमतों का मैटर हो, या इसके अलावा जो एक मरहला और आया था उस पे अपोजिशन ने जो है ना हुकूमत का ये ज़ोम कि हमारे पास सेनेट में अक्सरियत हो गई है, उन्हें नाकू चने चबवा दिए, और सब ने देखा कि करारदाद का क्या हशर हुआ। इसके अलावा मैं ये भी समझती हूँ कि जो भी कोई इशू हुकूमत लाएगी जिसको अपोजिशन की पार्टीज़ ये समझती हैं कि वो आवाम के मफाद में नहीं है, वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे होंगे, वो मुत्तफ़िक़ा राय से आप देखिएगा कि हुकूमत को टफ़ टाइम मिलेगा। और इसीलिए हुकूमत ऑर्डिनेंस की बारिश कर रही है कि उन्हें मालूम है कि वो कोई भी काम ढंग का नहीं कर रहे हैं, किसके इशारे पे कर रहे हैं ये वक्त बताएगा, और कैसे कर रहे हैं ये सबके सामने। वसीम सज्जाद साहब, ये फरमाइएगा कि आपने बड़ा सियासी सिलसिला देखा है। हुकूमत इस वक्त बड़ी इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से डेस्परेट दिखाई देती है। इमरान खान साहब बड़ा चाहते हैं किसी तरीके से ये इलेक्ट्रिक मशीनें आ जाएं। अब वो कह रहे हैं कि अगले हफ्ते से पार्लिमान में हम इस पर बहस कराना चाहते हैं। अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान जो खलीज है उसमें आपको दिखाई देता है कि इसके ऊपर बात हो पाएगी और ये बात आगे बढ़ सकेगी? फ़िलहाल तो नज़र नहीं आ रहा जी। और मेरा ख़्याल में अगर हुकूमत ये चाहती है कि कुछ अपोजिशन के साथ मुशावरत से मामला आगे बढ़े, और उनकी ये ख्वाहिश होनी चाहिए, ये मेरे ख़्याल में अच्छा होगा, तो फिर इनको अपोजिशन से कुछ बातचीत करनी पड़ेगी और कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। फ़िलहाल तो खलीज बहुत बड़ी है, और ये जो तकारीर आ रही हैं, जो तबसरे आ रहे हैं, वो इस तरह के आ रहे हैं जिस तरह की दुश्मनी होती है। तो फ़िलहाल तो मुझे इनका आपस में बैठ जाना नामुमकिन सा नज़र आता है। लेकिन इशू ऐसा है कि ये तमाम पार्टियों के मफाद में होगा कि बैठ के कोई तरीका निकाला जाए कि आइंदा जब भी इलेक्शन हो तो शिकायत जितनी भी हैं वो कम से कम हो। इलेक्शन कमीशन को और कैसे मजबूत किया जा सकता है, इलेक्शन के जो तरीक़ाकार है, जो सिस्टम है, उसमें क्या तब्दीलियाँ लाई जाएँ ताकि इलेक्शन जो है वो आसान हो जाएँ और शिकायत ना हों। हमारे सामने मसलन इंडिया का जो एक मैं अक्सर इसका एग्जांपल देता रहता हूँ कि बहुत बड़ी इलेक्ट्रेट है, हमसे 5 गुना ज़्यादा उसकी आबादी है, लेकिन वहाँ पे शिकायत अब बिल्कुल ना होने के बराबर है। अच्छा, एक सवाल और है वसीम सज्जाद साहब, ये फरमाइएगा कि लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ साहब को जाने की इजाज़त दी, हुकूमत ने फ़नी तरीक़ाकार अपनाते हुए रोक लिया और अब सुप्रीम कोर्ट में भी वो चले गए हैं। आपको क्या दिखाई देता है कि सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत की सुनी जाएगी या लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला जो है वो? नहीं, ये दोनों चीज़ें सुनी जाएंगी जी। लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला अपनी जगह। लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले में सवाल ये होगा कि क्या उनके फ़ैसले की तौहीन हुई है या नहीं हुई है, यानी क्या उनके फ़ैसले को दानिस्ता तौर पे रोका गया है, मुदाखलत की गई कि नहीं। उसमें एक चीज़ जो सामने आ रही है वो ये है कि जब भी फ़ैसला आता है तो फौरी तौर पे उस लेवल पे नहीं पहुंचता जिस लेवल पे वो शहबाज शरीफ बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि फ़ैसला जब जाता है तो अगर उनका नाम किसी लिस्ट में है तो यकीनन वो इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ से कोई नोटिफिकेशन जाता है, कोई इतला जाती है, तभी वो वहाँ के जो एहलकार हैं उस पर अमल दरामद करते हैं। तो हुकूमत की गालिबन यही जवाब होगा कि जी इतने थोड़े अरसे में हम
ये नहीं कर सके। लेकिन ज़्यादा अहम ये होगा, दो चीज़ें अहम होंगी। एक तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपील कर दी है या कर देंगे, उसमें सुप्रीम कोर्ट देखेगी क्या ये फैसला दुरुस्त है या दुरुस्त नहीं है। लेकिन एक जो अहम चीज़ अब हो गई है वो ये है कि उन्होंने शहबाज शरीफ साहब का नाम ECL में डाल दिया है। इससे कबल उनका नाम ECL पे नहीं था और कहा जा रहा है जी कि ब्लैक लिस्ट में था। ब्लैक लिस्ट कोई कानूनी ऐसी चीज़ दस्तावेज़ नहीं है और गालिबन यही एक वजह बनी कि हाई कोर्ट ने कहा कि भी इसकी तो कोई हैसियत नहीं है, इस तरह आप कैसे किसी को रोक सकते हैं। अब जबकि ECL में डाल दिया गया है तो लिहाजा वहाँ पे जो कानूनी बहस होगी वो ये होगी कि जब ECL पे आ गया है अब उसकी क्या कानूनी हैसियत है, क्या अब हुकूमत के इस कानूनी ऑर्डर के ख़िलाफ़ उसके बावजूद वो जा सकते हैं या ECL के ख़िलाफ़ भी वो रिट करें, उससे निकाला जाए तब वो आगे जाएंगे। तो ये दो ये चीज़ें जो है उनको फैसला वापस लेना है या नहीं लेना। तारिक फजल चौधरी साहब, बड़ा महदूद टाइम रह गया, मैंने शैला रज़ा साहब से भी यही सवाल पूछना है, क्या आप हुकूमत के साथ जाएंगे इस डिबेट पर इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से जो वो अगले हफ्ते से शुरू करवाना चाह रहे हैं? देखिए नदीम साहब, कोई भी हुकूमत अगर कोई संजीदा काम करे तो अपोजिशन हमेशा जो है इस मुल्क के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए गवर्नमेंट का साथ देती रही है और कोई भी ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि जब पाकिस्तान में वो बेहतरी की बात हो तो अपोजिशन जो है वो दूसरा रास्ता लिया हो। बाकी मैं समझता हूँ कि जितनी ताउन करने वाली हुकूमत जो अपोजिशन इस हुकूमत को मिली है, शायद ही तारीख में कभी किसी अपोजिशन ने इतना खुल के ऐलान किया हो कि हम आपके साथ चलेंगे अगर मुल्क में कोई बेहतरी लेके आएंगे। लेकिन आप देखें कि मुकम्मल तौर पर ये नाकाम हो चुके हैं। इनकी कौमी असम्बली के अंदर जो रवैये हैं वो भी आपने देखे हैं, जो इनकी नाकामी है वो भी आपने देखिए। मेरे पास चूंकि तारिक साहब बहुत थोड़ा टाइम रह गया, शैला रज़ा साहब आखिरी 40-50 सेकंड है, आप फरमाइए कि इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से पीपल्स पार्टी जाएगी डिबेट में? ये हुकूमत के रवैये पे मुनहसर है कि कितनी उसमें संजीदगी है। तारिक फजल की बात को मैं एंडोर्स करूँगी। और अभी आप देख लें कि फ़लस्तीन के ऊपर करारदाद आई, वज़ीर आज़म साहब नहीं थे, कश्मीर के ऊपर आखिरी वक्त में नहीं थे, करारदाद सही लिखी हुई नहीं थी, 37A वगैरह का कहीं जिक्र नहीं था। उससे पहले जो है TLP का इतना बड़ा मामला हुआ, उसमें जो एक करारदाद थी वो प्राइवेट मेंबर की थी, उसको क्या हुआ, क्या मामलात हुए, हुकूमत कहीं संजीदा नज़र नहीं आती। मैंने पहले ही कहा कि हुकूमत ऑर्डिनेंस पे चल रही है क्योंकि मामला सही नहीं है। ठीक है, मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया वसीम सजाद साहब, बहुत शुक्रिया तारिक फजल चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया शैला रज़ा साहबा। नाज़रीन, आपने हमारे पैनल के शुरका की गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।